अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों अतराफ से मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम है और ना ही मुआशी इदारों के साथ टकरा रहे हैं। कौम मुंतशिर है और मसीहा इक़्तिदार की नशर में धुत हैं। एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। बदहाल अवाम महंगाई के हाथों परेशान है, लेकिन किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने और दुरुस्त समत में डालने के लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है। पल भर में ऐसे तुश बयान दाग दिए जाते हैं कि तमाम उम्मीदें हवा हो जाते हैं। मुल्क की समत जा रहा है और क्या ये समत दुरुस्त है, किसका बयान दुरुस्त है और कौन गलत जानिब खड़ा है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। पैनल मौजूद है हमारे साथ। रिजवान रजी साहब हैं, अनवर रजा भी आज हमें लॉ स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मुबशर बुखारी हमारे साथ हैं, जबकि नसीम सिद्दीकी भी आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। रजी साहब, आपसे शुरू करूँगी। वज़ीर ख़जाना महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट सामने आती है, जुलाई में महंगाई में 2.1% इजाफा हुआ है। अच्छा, वैसे 2.1% इजाफा हुआ है, लेकिन आज एक और रिपोर्ट मैं देख रहा था अभी, जो कि 1 अगस्त को जारी हुई है, और उसमें कहा गया है कि 11.1% पे अफरात ज़र आ गई है, यानी महंगाई की शरह आ गई है। अब मैं सोच रहा था कि 3 दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया था 12.5% है, और आज ये वाली रिपोर्ट कह रही है 11.1% है, और अवाम कह रही है कि महंगाई में कमी नहीं आ रही। तो ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ ना? देखिए, इस वक्त मुल्क के जो इक़्तिसादी इशारिये हैं, जिसको हम मैक्रो इकनॉमिक कहते हैं, वो मैक्रो इशारिये जो है ना, वो बेहतर किए जा रहे हैं, ताकि आलमी सतह के ऊपर कोई लोन वोन भी मिल सके और सारा कुछ वो हो सके। माइक्रो इकनॉमिक के जो इशारिये हैं, जिनमें से ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, ख़ास तौर पे उसमें अगर आप एक आम आदमी को मुतासर करने वाली सप्लाई चेन की बात करें, तो उसके अंदर तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत सारे काउंट करते हैं ना, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसमें मईशत को शायद इतना दखल नहीं होता, मईशत तो मैक्रो लेवल पे ही रह जाती है, मुझे लगता है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल हमें दरपेश है। जैसे जैसे बात चलेगी आगे, हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ठीक है। अनवर साहब, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार कहते हैं कि 130 अरब का कर्जा है, तो क्या बात है? मईशत तो मुस्तहकम है, लेकिन मईशत किस तरह से मुस्तहकम है, ये हमें तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे नायब वज़ीर आज़म की एक बात याद आ गई। जब वो केयर टेकर PDM की गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त आपने अदायगियाँ करनी थी सूद की ना, जो कर्ज़ आपने लिया था, वो अदायगियाँ कैसे करनी थी? इस्हाक़ डार साहब बड़े अदाद शुमार के ना जादूगर है, बड़े। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो थी PTCL, उसके ना डेवलपमेंट चार्जेस की ना मद में कुछ अरबों रुपए पड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ से वो अरबों रुपए उठाए और उन्होंने IPPs की जो कैपेसिटी चार्जेस है ना, वो पेमेंट अदा करनी थी। उन्होंने वो उस हेड से उठा के सरिश और वहाँ से उन्होंने पेमेंट अदा कर दी ना। अच्छा, वो इस तरह एक हेड से उठाकर दूसरे हेड में ना पैसे करवा देते हैं। ये चलो एक अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, वो उस पर ज़रा जाना चाहिए। आप पेट्रोल की प्राइसेस 6 रुपये कम करते हैं, आपकी जो ज़रूरी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो उसी तरह महंगी की महंगी रहती हैं, उनमें कतन कोई कमी नहीं आती। फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, वो उसी जगह पर स्टैंड करती हैं। ज़रा आप एक साल का जायज़ा ले लीजिए, जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम नहीं हुई, वो वहाँ पर रुकी ज़रूर होंगी, लेकिन कम नहीं हुई। जो ग्रॉसरी 30,000 रुपये में हुआ करती थी, अब वो 50,000 रुपये में होती है। इसका मतलब है महंगाई में कमी, कोई मैं कहता हूँ कि कितनी कमी आई होगी। आम आदमी के जो हालात कार हैं वो बहुत मुश्किल हैं। एक तो आपकी वेजेस देखें ना, गवर्नमेंट रियासत क्या है, आप हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा जो वेजेस हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। कौन से कवानीन हैं? 37,000 रुपये मुझे बताइए किस इदारे में अदायगियाँ की जा रही है? चलिए छोड़िए, सुबह को छोड़ दीजिए, वफाक के अंदर 37,000 रुपये अदा नहीं किए जा रहे। तो फिर मुझे बताइए कि जब आपके बनाए हुए कवानीन आप पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर कहाँ हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है, रियासत कहाँ स्टैंड करती है? एक बात। दूसरी बात, महंगाई में कमी के कोई असरात तो नज़र आने चाहिए ना। अवाम तो वैसे बिल बुला रहे हैं। चलिए एक चीज़ कोई कम हुई है, आप देखिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो जो आपका बजट है वो डिस्टर्ब रहता है। उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को अदाद शुमार के इस गोरख धंधे से निकल कर हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ देना होगा। अदरवाइज़ फिर अपोजिशन तो है ही जो धमा चौकड़ी किए हुए है, वो और इस मामले को उछालेगी और अवाम भी उसके साथ होंगे, क्योंकि अवाम बिल बुला उठे हैं, अवाम तंग आ चुके हैं महंगाई से, बिजली के बिल अदा करके और गैस के बिल अदा करके। इसके अलावा उनके घर में
में खाने पीने की जो अशिया है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर आपके मोबाइल स्नैचिंग, आपकी चोरी, आपकी डकैती, आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसलिए लॉनेसनेस बढ़ती जा रही है। तो इस पर हुकूमत को हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ देना होगा, अदरवाइज़ हालात मुश्किल होते जाएंगे। ठीक है, आप अदाद शुमार को माइक्रो मैनेजमेंट करके आप कर्जे तो हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? फिर हो सकता है जिस बुनियाद पर आप इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको हकीकी मायनों में अमली इक़दाम करने होंगे, ना कि ज़ुबानी कलामी आप मीडिया पर आकर जो अदाद शुमार बताते हैं उसके ज़रिए आवाम की आंखों में धूल मत झोंकिए। अच्छा, वो आप इस्लामाबाद पिंडी से आए हैं, तो धरने का क्या बना? वो भी तो बिजली की कीमतों के हवाले से हो रहा है ना? मुझे अंदाज़ा था रज़ी साहब आप ये सवाल ज़रूर करेंगे। एक तो मुस्तकिल मिजाजी देखिए आप जमात इस्लामी की, और उसमें स्पेशली ख़वातीन की। आप यकीन जानिए बारिश के बावजूद भी ख़वातीन इंटैक्ट हैं और वो धरने की जगह पर मौजूद है, बैठी हैं। हाँ, मर्द हज़रात आते हैं और हमारी तरह घूमे फिरे और फिर चले गए, लेकिन ख़वातीन इंटैक्ट है, बैठी हुई हैं। अच्छा, आप देखिए कि हुकूमत के और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। हुकूमत इस बात पर सोच रही है और काफ़ी तक काम भी किया कि बिजली की कीमतों में 4 से 5-6 रुपये को कमी भी कर देंगे। देखिए, मैंने उस रोज़ भी कहा था कि दोनों सूरतों में जमात इस्लामी को फ़ायदा। उसकी वजह क्या है? बिजली का जो बिल अदा करना, उसकी जो तकलीफ़ है वो मुझे भी है, आपको भी है। आपको भी कोई कहे कि आप इस मामले पर बाहर आइए, आप ज़रूर बात करेंगे, आप रुकेंगे ज़रूर, एक जगह सोचेंगे, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से प्रोटेस्ट जरूर कर रहे होंगे। मैं टीवी पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उस धरने में मौजूद नहीं, लेकिन मैं अपनी जो अपनी मेरे अंदर तकलीफ मौजूद है बिजली के बिल की अदायगियों के हवाले से, उसका इजहार मैं ज़रूर करता हूँ। मैं टीवी में बैठकर कर लेता हूँ, कुछ लोग धरने में जाकर कर लेते हैं। उसका जमात इस्लामी का अगर इन्होंने उनके मुतालबात, मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा 1-2 रोज़ में यकीनन मान लिए जाएंगे, 2-3 मुतालबात अगर उनके पूरे हो गए तो उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल होगा और वो फिर हुकूमत को मज़ीद इस तरह के इशूज़ पर ब्लैकमेल करेंगे और फिर वो धरना जो है वो फिर जैसे आज भी एक खबर में पढ़ रहा था कि फिर हुकूमत हटाओ मुहिम की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तहरीक उस तरफ ना चली जाए। लिहाजा हुकूमत को उनके मुतालबात मानने ही पड़ेंगे और दोनों सूरतों में जमात इस्लामी को ही फ़ायदा होगा। ठीक, आप सियासी फ़ायदे की बात करें, हमें तो वो फ़ायदा चाहिए जो कि आवाम के मफाद में हो। सियासत से तो खैर हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक महंगाई की शरह कितनी भी कम हो जाए, लेकिन बुनियादी अशिया ज़रूरी जो है डिस्कस कर ठीक है। चलिए, सियासी फ़ायदा कोई और ले ले, हमें फाइनेंशियली फ़ायदा दे दीजिए, बिजली के बिल कम कर दीजिए। हमारी वो बुनियादी अशिया जो मतलब हमारी ज़रूरियात की हैं, जब तक वो अशिया महंगी हैं, जब तक वो सस्ती नहीं होती हैं, हमें तो कोई इस तरह की शरह जो है वो नज़र नहीं आती, ना ही हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता है अगर कोई बयान भी देता है आके। तो मुबशर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना इस्लाहात की बात करते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन ये इस्लाहात जो हैं वो किस तरह से होंगी हमें तो नज़र नहीं आ रही हैं। वज़रा की मराज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज तो ये भी सुना कि जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनका भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया। अर्ज़ यूँ है कि ये इसहाक डार साहब को सुनते सुनते, उनकी इस्लाहात और उनकी एक्सपर्टीज़ को देखते देखते रिजवान भाई और मैं बिल्कुल भरपूर नौजवानी से अब बुदेड़ उम्री में दाखिल हो चुके हैं और हमें आज तक वो इस्लाहात का फार्मूला नज़र नहीं आया कि वो इस्लाहात क्या है। लिप सर्विस आप कर लीजिए, 130 बिलियन का कर्जा है और ये वो उतर जाएगा, वो हमेशा से इसी तरह करता है, कोई मसला ही नहीं। अनवर रज़ा साहब ने एक आपको बताया कि वो टोपी घुमाने वाला काम एक के सर से उठाई दूसरे के सर पे डाल दी, ये काम वो अच्छा जानते हैं। उसके साथ साथ 2018 में आपको याद होगा कि इसी तरह हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, डेट पेमेंट करनी थी, तो उसके लिए मोटरवे का एक चंक आपने गिरवी रख दिया, एक पूरा सेक्टर ही गिरवी रख दिया। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने मॉर्टगेज कर दी और उस पर लोन ले लिया और उसके साथ आपने किया। तो ये वो इस्लाहात हैं जो वो नाफिज करते हैं। रियल इस्लाहात तो यही हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं उनसे जस्टिफाइड टैक्स वसूल करें, यानी जितना बनता है उतना वसूल करें और उनसे टैक्स वसूल करके जो रिलीफ आप आवाम को दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप जो मर्ज़ी कर लीजिए। पंजाब गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने प्राइस कंट्रोल की होगी, लेकिन जब तक आप ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मामला हल नहीं करते, आपके तमाम जो इक़दाम हैं डाउन द ड्रेन चले जाएंगे। और इसी पल्स को फील करते हुए अनवर भाई ने जो बात की, जमात इस्लामी देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो 4 एलिमेंट्स के गिर्द घूम रहा है। प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी। इसमें जो छोटी पार्टीज़ हैं, जिन्हें हम छोटी कह रहे हैं, जो कि बड़ी पार्टीज़ थी,
وہ بالکل کارنر ہو گئی ہیں. لائک جماعت اسلامی, ANP, اچکزئی صاحب کی پارٹی اور ایک لمبی لسٹ ہے, وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی ہیں. ایسی صورتحال میں یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سیاسی موت ہوتی ہے کہ اس کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جاتا, irrelevant ہو جاتے ہیں, پلر کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے بڑا شاندار کام کیا ہے, ایک ایسا ایجنڈا اڈاپٹ کیا ہے جو بقول انور بھائی کے آپ کا میرا سب کا ایجنڈا ہے. یہ مڈل کلاس, لوور کلاس, اگرچہ بہت سارے جو دوست ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ مڈل کلاس اب ایگزسٹ کرتی ہے, وہ بھی لوور مڈل میں چلی گئی ہے, لیکن بہرحال اگر ایشز میں بھی موجود ہے, ایشز کی فارم میں بھی, تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ وہ کلاسز ہیں جو پاکستان کی پاپولیشن کا 90% کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, اور یہ کلاسز جو ہیں اس ایجنڈے کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹیسٹ ہو یا ووکل ہو, وربل ہو, پریکٹیکل ہو, ہر فارم میں. اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کچھ مطالبات مان بھی لیے جائیں گے تو دھرنا ول بی اوور, بٹ گیم ول ناٹ بی اوور, کیونکہ دوسری پارٹیز اس ایجنڈے کے ارد گرد اکٹھی ہو جائیں گی. اور جو خدشہ انور بھائی نے ظاہر کیا, مجھے وہ باقاعدہ ویوڈلی نظر آ رہا ہے کہ یہی ایجنڈا IPPs کے ایگریمنٹس کو جو ہے ریوائز کرنے والی بات پہ آ کے اٹک جائے گا, اور وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ موومنٹ میں تبدیل ہو جائے گی. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے. صحیح ہے. اسی سے میں مزید آگے بات کروں گی. لندن سے جوائن کیا نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے, تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے سیاسی فائدہ ان کو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا میرا سلام. دیکھیں, بات سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن انہوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے اور عوام کی آواز جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. لیکن مجھے یہ جو دھرنے کروائے جاتے ہیں 2014 سے ہی لے لیں آپ, ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ جماعت اسلامی جب کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی, ان کی اتنی سیٹیں چھین لی گئیں, ان کا میئر نہیں بن سکا, انہوں نے اس کے اوپر بڑا دھرنا نہیں دے سکے, یا اتنا بڑا ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جس طرح ابھی اسلام آباد میں PTI اگر کسی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی, اور جو بغیر اجازت آنا چاہتا ہے وہ آ کے فیض آباد میں بھی بیٹھ جاتا ہے, وہ جہاں مرضی بیٹھ جائے اس کو دھرنا کرنے دیا جاتا ہے. انور صاحب بیٹھے ہیں, رضی صاحب بیٹھے ہیں, مبشر بخاری, یہ بڑے مطلب جہاں دیدہ صحافی ہیں. کوئی بھی دھرنا, کوئی بھی اس قسم کی چیز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. میرے خیال سے تو جو موجودہ حکومت ہے اس کو چیک میٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازش کے تحت عدم اعتماد آیا تھا, اس وقت کہا گیا PDM کی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست کے لیے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس وقت کے حالات دیکھے جائے تو آج کے حالات سے تو بہت بہتر حالات تھے. پہلے ان کی گورنمنٹ آئی PDM کی, پھر نگران گورنمنٹ بھی انہی لوگوں کی تھی. ان کو الیکشن کمیشن نے بھی سپورٹ کیا, انہوں نے غیر آئینی طور پہ ملک میں الیکشن نہیں کرائے. تو یہ آہستہ آہستہ ملک کو انارکی کی طرف لے جایا گیا. یہ کوئی ایک منٹ میں یہ بات نہیں ہو گئی ہے, اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت تباہی کی طرف پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے, جس میں موجودہ تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے, موجودہ حکومت, PDM بھی. اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب کی آپ بات کر رہی تھیں, ان کا تو وہی حال ہے کہ جب ملکہ فرانس نے دیکھا کہ ملک میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی کابینہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ, تو انہوں نے کہا کہ لوگ روٹی سے بھی تنگ آ گئے, لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. تو یہ جو سسٹم کے اندر فگرز کی فجنگ کی جاتی, اس سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں, کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں کہ 2 مسئلے ہمارے ملک کے میجر, یا ان کو کہہ لیں کہ میرے خیال میں تو یہ 2 مسئلے اگر حل ہو جائیں, ایک رول آف ہے. ہمارے ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہے. اس وقت بالکل جنگل کا قانون چل رہا ہے, سب لوگ مادر پدر آزاد ہیں, اور ہر ادارہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قانون کو موڑ کے لے کے چل رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جو آپ کا بجلی کا مسئلہ ہے, IPP, یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے. یہ صرف جو گھریلو صارفین ہیں صرف وہی پریشان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا ہمارا بزنس مین طبقہ ہے, ان کی فیکٹریز ہیں, ان کی بڑی بڑی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے ایکسپورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی تنگ ہیں. تو جب آپ کے ملک میں کاروبار نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا, تو انسان کس طرح ایک نارمل زندگی گزارے گا. مجھے یہ اسحاق ڈار صاحب یہ بتا دیں کہ جس کی 18,000 تنخواہ ہے اور اس کا بل 30,000 آ رہا ہے, وہ کہاں سے اپنا بل دے گا, کہاں سے اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا, کہاں سے وہ اپنے گھر کے باقی معاملات
وہ چلائے گا. ان چیزوں کو وہ جواب دینا. وہ کہیں جی افراط زر کم ہو کے اس پہ آ گیا ہے, افراط زر اب ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے, ہم نے قرضے لے لیے تو کیا ہوا. لیکن ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں, جس طرح انور رضا نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی ہیں کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ پریشان ہے, کیا مڈل کلاس ہے, کیا غریب انسان ہے, ہر کوئی بجلی اور گیس کے بلوں سے تنگ ہے. بیسک چیزیں یہی ہمارے ملک کے اندر. اور جب آپ کے پاس آپ بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں دے رہے, آپ نے اسکول سے بچے اٹھا لیے کہ آپ کے پاس ان کو تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہیں. جو لوگ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے وہ 1 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. نوجوان ہمارے کروڑوں کی تعداد میں ڈگریاں لے کے مارے پھر رہے ہیں. تو جب ملک کے اندر اس قسم کے حالات ہیں اور کوئی بھی اس کو سیریس لے کے نہیں چل رہا, نان ایشوز کو ایشوز بنایا گیا ہے اور جو اصل ایشوز ہیں اس کو آپ لے کے نہیں چل رہے. اور دنیا آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں, ویسے بھی وہاں پہ ان کے سفارتکار اسلام آباد میں موجود ہیں, لمحے لمحے کی رپورٹ دنیا میں پہنچتی ہے. تو کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آپ کے ملک کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو جب آپ نے ملک کو ایک اتنا پیارا ملک جو دنیا میں جس کا ایک نام تھا اس کو آپ نے کہاں پہ پہنچا دیا ہے, تو جب یہ حالات ہوں گے تو مجھے تو حالات بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آتے. بالکل اس طرح کے غیر ضروری بیانات سے اصل ایشوز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں IPPS معاہدوں پر. ویلکم بیک. بات کر رہے تھے ہم IPPS معاہدوں کی. رضی صاحب, ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ معاہدے ریوزٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر یہ معاہدے ریوزٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدے پہلے ختم ہوں اور اس کے بعد دوبارہ نئے معاہدے کیے جائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں. تو سر وزیر اطلاعات عطا تارڑ کیوں کہتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, حکومت کے اس وقت ہیں 45% جو ہے وہ IPPs حکومت کے ہیں, 40% جو ویٹ ہے وہ چائنیز کا ہے. بالکل ایسے. صرف 15% پرائیویٹ ہیں IPPs. اچھا, جو لوگ IPPs کے اوپر اس وقت بیشنگ کر رہے ہیں وہ خود CPP آپریٹ کرتے ہیں, کیپٹیو پاور پروڈیوس. اچھا, وہ کیپٹیو پاور پروڈیوسر جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہزاروں میگا واٹ کے اندر جاتے ہیں. اب کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کے پورے گروپ کو جو صاحب ہیڈ کر رہے ہیں وہ IPPs کی بیشنگ کر رہے ہیں. اگر یہ 15% نکالا جائے تو یہ اس کی 15% کیپیسٹی جو ہے وہ CPP سے شاید کم ہو. میں شاید کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, محتاط. اچھا, CPPs کیا ہے؟ CPP ہے کہ اگر کسی انڈسٹری نے خود لگا لیا پروجیکٹ, خود پاور پروجیکٹ لگا لیا اور اس نے کہا کہ جناب اس کی بجلی ہم بیچیں گے اور اس کی بجلی ہم بنا کے خود استعمال کریں گے. بعد میں انہوں نے قوانین میں ترمیم کروا کے کہ جی اضافی بجلی ہم حکومت کو بھی دیں گے. صحیح. اب ہے کیا, حکومت نے اعلان کیا کہ جی ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو 8 روپے پہ یونٹ پہ دیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک تار کے ذریعے اپنی بجلی حکومت کو دیتے ہیں, وہ میٹر میں سے گزر کے حکومت کے گریڈ میں جاتی ہے, اور دوسری تار سے لے لیتے ہیں. یعنی 36 روپے بنا کے حکومت کو دے رہے ہیں اور 8 روپے اس سے لے کے اپنی ہی فیکٹری چلا رہے ہیں. کمال ہو گیا. اب اس بدماشی میں تقریباً $10 ارب جو ہیں وہ پچھلے 10 سال کے اندر گئے ہیں ان لوگوں کے پاس. تو انہوں نے پہلے IPPs کا شور مچا دیا کہ کوئی ہماری طرف منہ نہ کر لے یا ہمیں نہ دیکھنا شروع کر دے, اور پھر یہ شور مچا دیا کہ سلمان شہباز کا بھی تو ہے, وہ 15 میگا واٹ کا ٹوٹل اس کا کیپیسٹی ہے جو سال میں 3 ماہ یا 4 ماہ چلتی ہے جب تک وہ مل چلتی ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں کوئی اپنی واردات سے نظر ہٹانے کے لیے دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. میں اس کی طرف نشاندہی کرنا ایز اے جرنلسٹ اپنا فرض سمجھتا ہوں, لیکن گزشتہ سیگمنٹ میں کچھ باتیں ہوئی, میں نے کہا میں اس کے اوپر بھی بات کر دوں. دیکھیے, آج سپریم کورٹ کے اندر ایک وکیل پیش ہوا اور اس نے فل کورٹ کے سامنے کہا کہ دیکھیے میرے موکل نے 14 جرم کیے ہیں, اس کے خلاف 14 مقدمات ہیں, میں اس کی بیل لینے آیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ایسے شخص کو بیل دی ہے جس کے خلاف 200 مقدمات تھے اور جیل میں بٹھا کے اس کو دیسی گھی میں پکا کے اب دیسی مرغ کھلا رہے ہیں. تو میرا غریب موکل جو ہے وہ تو دال کھا رہا ہے, جس کے اوپر بینچ باقاعدہ ہنس پڑا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کی سربراہی فرما رہے تھے اور اس کو بیل الاؤ ہو گئی. قانون کا اطلاق تو یہ ہے, میرے بھائی نسیم قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ قانون کوئی نہیں ہے. قانون ہے سر. قریشی صاحب, میں ایک مقدمے کے اندر امپلیکیٹ ہوتا ہوں, اسی مقدمے کے اندر اسی دفعات کے تحت جو ہے وہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں عمران ریاض صاحب.
इमरान रियाज साहब को 1.5 हफ्ते के बाद उस मुकदमे के अंदर से फारग करके घर भेज दिया जाता है। 5.5 साल ये अदलिया मेरा केस लेके बैठी रही है, और जब मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया है तो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तो नोटिस आ गया है कि जनाब आपने ये हमारी तौहीन कर दी है। अब आप अंदाजा करें, कानून एक नहीं है, आप सही फरमा रहे हैं कुरैशी साहब, कानून एक नहीं है। इमरान अहमद खान नियाजी और उसके फॉलोअर के लिए एक कानून है, बाकी कौम के लिए दूसरा कानून है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हुआ हूं। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त जो है अपना अल्लाह भला करे, फिच को पता चल गया है कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो गई है। उसने रेटिंग हमारी CCC न्यूट्रल से बढ़ा के और CCC पॉजिटिव कर दी है। CCC पॉजिटिव का मतलब ये है, उन्होंने अपने सरमायाकारों को बताया कि पाकिस्तान को जो आपने कर्जा दिया मरता नहीं, वापस आएगा। ठीक है, मूडीज ने भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कही है। अच्छा, उससे पहले IMF की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, वो भी कहता है कि जी पाकिस्तान जो है वो मुसीबत में से निकल आया है। अच्छा, दुनिया को पता चल रहा है, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, ठीक है, पता नहीं हमें क्यों नहीं नजर आ रहा। और आखिरी बात ये सर, लंदन में भी सुना है कि 100 साल के बाद डबल डिजिट में चली गई है इन्फ्लेशन, और कई हमारे दोस्त लंदन छोड़ के पाकिस्तान वापस आ रहे हैं कि ऐथे हालात ठीक नहीं होते, खराब हुए पे ने। इस गलों पता नहीं दुनिया को कहां से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नसीम हो रहे सिद्दीकी हैं। साहब से पूछ लेते हैं। नसीम साहब, क्या लगता है आपको, लंदन में क्या ज्यादा महंगाई हो रही है अभी? देखिए, बात साहब की बिल्कुल ठीक है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हो रही है, लंदन में भी हो रही है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है, और जो लोग बेरोजगार होते हैं उनकी कफालत गवर्नमेंट करती है, उनको मंथली पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान के हालात से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन महंगाई हो रही। फिर जब रूल ऑफ लॉ की बात आ गई और रजी साहब ने बात छेड़ ही दी है, IPP से बात जो है वो दिल के पपोलों पे चली गई है। तो इस मुल्क के अंदर आप जिस शख्स को सारी जिंदगी बड़े फख्र से हम कहते रहे इमरान खान, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज पता नहीं लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए इमरान अहमद नियाजी बोल के क्या हासिल करना चाहते हैं। बात यह कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात होती तो फिर जिक्र कर देना कि एक शख्स मुल्क से भगोड़ा भी था और जिसके ऊपर बेशुमार केसेस थे, उसको आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसने भी शायद आर्मी चीफ का जहाज अगवा करने की कोशिश की थी और उसको फिर उन केसेस में से बरी कर दिया गया। फिर जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट केसेस जो कि नवाज शरीफ दौर में बनाए गए थे और स्टेट बैंक के कहने पे बनाए गए थे, वो केसेस खत्म कर दिए गए। जो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग पे जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाला था, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। अगर सहाफ़ी बन के सहाफ़ती तौर पे बातें करनी तो फिर हमें सारी चीज़ों का जिक्र करना चाहिए ना। जैसे मैं कहता हूँ कि साजिश के तहत 2018 के इलेक्शन को सैबोटेज किया गया, उसी तरह साजिश के तहत 2024 में किया गया। तो ये साजिशें मुल्क में कौन कर रहा है? माफियाज पे तो आप हाथ डालते नहीं है। आपने सारी कुव्वत जो है वो एक सियासी पार्टी के बेचारे यतीम मिस्कीन बच्चों के ऊपर लगाई हुई है। उधर आप उनको उठाना, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने, और आपका शुगर माफिया, आपका फ्लोर माफिया, आपका ये जखीरा अंदोज माफिया, ये आपका IPPs माफिया, ये IPPs माफिया की देखे ना कि ये इन्होंने बात किसी और तरफ मोड़ दी रजी साहब ने। बात ये कि जब कोई शख्स इस किस्म की बात लेके आएगा जो गवर्नमेंट के फायदे की नहीं होगी, वहाँ पे एक इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है। एक असल मसला IPPs का है। PTI की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने बिल्कुल उनसे बैठ के निगोशिएट किया था, लेकिन ये गवर्नमेंट क्यों निगोशिएट करेगी? क्योंकि ये तो बेनिफिशरी है। ये अनवर मजीद कौन है, ये मियां मंशा कौन है, सबको पता है कि किसके ये फ्रंट मैन्स हैं। तो बात ये कि इनसे संभाला नहीं जा रहा मुल्क, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही। ये फिच या जो इदारे होते हैं इनका तो वो हिसाब है कि बिन नोट दिखा मेरा मूड बने। आप इनको पैसे दें, इनको डोनेशंस दें, आप जिस किस्म की मर्जी इनसे बातें करवा लें। बात ये हो रही है कि लंदन में बैठ के कोई बात नहीं कर रहा। हम पाकिस्तान के उतने ही खैर हुआ है जितना रजी साहब भी है या अनवर साहब भी है। तो बात ये कि दुनिया देख रही है और दुनिया जो कमेंट्स दे रही है वो सबके सामने मेरे कहने से कोई बात नहीं बन रही या किसी और के कहने से। दुनिया का जो इस वक्त है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह सियासी इस्तेकाम वहाँ पे नहीं है, मुआशी इस्तेकाम नहीं है, इसको दुरुस्त कर ले, दुनिया आवाज़ बुलंद करना ख़त्म कर देगी। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। अनवर साहब, जवाब पेश कर दूं। लंदन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि 200-250 बंदा जो हायर किया हुआ था
वो नवाज शरीफ के घर के बाहर गालम गलोच करने के लिए वो बेरोजगार हो गए काफी अरसे से, तो इसलिए थोड़ा अब आप सुन लें, मैंने देखिए आपकी सारी बातें मैंने पूरे तहम्मुल के साथ सुनी। गैर इश्यूज आप देखिए अगरचे आपकी बातों का लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एग्जैक्टली पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैंने सुकून से सुना। अब मेरी भी सुन लीजिए, ठीक है। अब 2 माह पहले हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की और उसका मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह कम तरीन हो गई है। अब अगर हम अफराते ज़र की बाकी बातें जो है वो महकमा शुमारियात की मानते हैं तो हमें वो भी माननी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह के अंदर कमी आई है, ये वही महकमा शुमारियात कह रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए आप अगर बात को बढ़ाते जाएंगे और वही वाली बातें जो तमाम प्रोग्रामों के अंदर दोहराने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर, अब तो रऊफ हसन साहब की चैट भी पकड़ी गई सर, तो वो आती हैं तो वो हम दोहराते रहेंगे तो वो लोग तो जानते हैं ना। आगे चले सर, मैं अभी तक वैसे वो 45% जो हुकूमती मुआहदे हुए उन्हीं पर अटकी हुई हूँ। रज़ा साहब नहीं, 45% हुकूमत की मलकियत है। अगर हुकूमत ने खुद के साथ मुआहदे किए हुए हैं, अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहे तो दे सकती है। मैंने कोई जस्टिफाई नहीं किया, उन्हें गलत फहमी हो गई। ये अनवर रज़ा साहब भी पूछ रहे थे। 45% हुकूमत के अपने हैं, तो अगर हुकूमत ने रिलीफ देना तो 45% का ही कम से कम 45% आगे कैपेसिटी चार्जेस तो जाते मुझे हैं। आप अपना रज़ा साहब को मौका दीजिए तो मैं अर्ज करूं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर है मैं उस पर आता हूं जरा। हमने पॉलिटिकल बहस तो हम फिर भी कर लेंगे। एक तो ये ज़हन में रखिए कि 20-55 तक आपके मायदे इंटैक्ट हैं, वो आपने कंपनियों के साथ किए हुए हैं। 36 इस मुल्क में किराए के बिजली घर हैं जिनके साथ आपने गैर फितरी गैर इंसाफ मबनी जो हाँ वो किए नहीं, वो मैं आपका ब्लू स्टार एनर्जी है उसका 8 अगस्त 2008 को मुआहदा हुआ था, वो ख़त्म कब हो रहा है रज़ी साहब? 30 अक्टूबर 2034 को। अच्छा, फ्रंटियर मेगा स्ट्रक्चर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का मुआहदा 2012 में हुआ है, वो 44 में ख़त्म हो रहा है। अब आगे आ जाइए, अब के ए पावर लिमिटेड कंपनी है उसका 23 को हुआ था मुआहदा, वो ख़त्म होगा 60 में। इस तरह 36 कंपनीज हैं जिनके मुआहदे हैं जो 2020-55 तक ख़त्म होंगे। एक बात तो ये है। अब हुकूमत के करने का काम क्या है? ये मुआहदे अगर आप ख़त्म करेंगे वो आपको आलमी अदालत में ले जाएंगे, यहाँ पर अदालतों में ले जाएंगे, फ़ाइन, ये बात दुरुस्त है, हमें नज़र भी आती है। लेकिन हम सरिश उसको कैसे काउंटर कर सकती है, रियासत हुकूमत कैसे कर सकती है? देखिए ये बात दुरुस्त है, उनका फर्नेस ऑयल चेक कीजिए, उनकी कैपेसिटी चेक कीजिए, उनका फोरेंसिक ऑडिट कीजिए। ये आप जब किसी का नहीं किया, जब आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल देखिए कि जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? हमारे यहाँ कार्टन्स बने हुए हैं और तमाम हुकूमतों में जब भी कोई पावर का तवानाई का मिनिस्टर आता है, सेक्रेटरी आता है, आप यकीन जानिए मैं आपको वसूख से ये बात कहता हूँ, चूँकि फिर ये चैलेंज की जाती हैं चीज़ें करें कि जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो फैसला साज होते हैं, उनकी जेब गर्म कर दी जाती है। मुझे बताइए, जब आप हुकूमत से, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल कोट कीजिए, 50 अरब रुपए आपने 2 बरस में ले लिए, उसमें से आप मुझे 2 अरब रुपए दे देंगे, तो मुझे बताइए मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं क्यों करूँगा? ऐसा हो रहा है। अब पैसे कौन पे कर रहा है? अवाम पे कर रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस शख्स ने सोलर लगा लिया उसकी कैपेसिटी जो चार्जेस हैं, जो पेमेंट है, वो मैंने अदा करनी है अगर मैंने सोलर नहीं लगाया। ये देखना, ये जुल्म हो रहा है। जब आपके पावर के सेक्रेटरी जो हैं, वो मिनिस्टर जो हैं, वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो उन पर हाथ नहीं डालेंगे, रियासत खामोश रहेगी, हुकूमत खामोश रहेगी, तो मुझे बताएं फिर अवाम की गर्दन ही कटेगी, अवाम का खून चूसा जाएगा। लिहाजा फोरेंसिक ऑडिट कीजिए, ये हो सकता है। एक मिसाल मैं आपको पेश कर दूं, गौहर साहब जो है, गौहर एजाज साहब, जिनको आजकल आईपीपीज बढ़ाया हुआ है, जरदारी साहब के ये मुंह बोले बेटे थे, बनी गाला से बाहर नहीं निकलते थे, वहां पे बैठे होते थे। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब को तो छोड़े, उनकी नामजद करदा केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा थे। ये जो उन्होंने माफिया की बात की है ना, अच्छा, मतलब कि सारी पॉलिटिकल सर गोहर एजाज जो भी करते हैं, मुझे तो उनकी जो चीज़ पसंद आई, अनवर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि वो जो निकल के सामने आए हैं, जो चीज़ें आवाम को नहीं पता थी, उन्होंने वो तो बताई। अच्छा सरिश, ये बड़ी मजे की बात है, जब आपके टेकर मिनिस्टर थे आपने उस वक्त क्यों नहीं टेकअप किया इस मामले को? अच्छा, एक बात, पहली बात। दूसरी बात, चलिए अब आपने कर लिया, मुझे बताइए ये वही लोग हैं जब इनके अपने इंटरेस्ट पर कोई जद लगती है तो फिर ये आवाम की बात करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, एक और बड़ी बात, आप देखिए कि जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन तमाम गवर्नमेंट्स में चेहरे इस तरह के लोग होते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। लोग इसी तरह के माफियाज हैं जो गवर्नमेंट से भी कमाते हैं, उनको उनकी अदायगियां कौन करता है? मैं और आप करते हैं। वो हुकूमतों के साथ मिलकर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करते हैं और उनका जो खमियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मुझे बताएं, कुछ जस्टिफाई कर सकता है जो आपके बिल में टैक्सेस लग के आए हैं? कौन इतने टैक्सेस, किस मुल्क में इतने टैक्सेस हैं? मुझे बताइए।
चूंकि आपने उस माफियाज की जेब गर्म करनी है, भरनी है, एडिशनल इसलिए टैक्स, मोर वो टैक्स। मुझे ये ठीक है, खूबसूरत अनवर साहब मैं आपके पास वापस आती हूँ। नसीम, अभी मुबशर बुखारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो गौहर एजाज ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, फॉरेंसिक करवाना चाहिए उन्हें। और चलिए, आईपीपीज का भी हो, सीपीपीज का भी। जी, जो यही बात मैं करने जा रहा था कि सीपीपीज का भी होना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट। डिटेल में बात कर चुके हैं। एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा कि वो हम यहाँ पे बड़े शद्दोमत से बात कर रहे थे, और मेरे भाई, बड़े भाई नसीम सिद्दीकी साहब और रज़ी भाई भी एक नैरेटिव एंड काउंटर नैरेटिव की गेम में पड़े हुए हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड पे बात लें, और अनवर रज़ा साहब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे लिखा गया था कि आईपीपीज जो इनवॉइस करती हैं, इनवॉइसिंग उनकी जो है वो इन्फ्लेटेड होती है, वो रियलिस्टिक नहीं होती। उसका ना सिर्फ ये 2020 की रिपोर्ट, वो जिसने भी लिखी, मेहरबानी उसकी, वो इन कार्टेल से टकराया, उसने दिल गुर्दा निकाला और वो रिपोर्ट लिख के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जमा करवाई कि जनाब अली एक्शन लीजिए, और वो टकरा गया। और उसने कहा कि इनका उस वक्त 2020 में लिखा गया उस रिपोर्ट में कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जो आज दोहरा रहे हैं गौहर एजाज साहब जिस बात को। उस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, उन्हें उस पर एक्शन लेना चाहिए था, चूंकि उनका तो मोटो ही ये था। वो भी चूंकि अब यहाँ पे एक चीज़ आपने कभी गौर की है कि जो भी हुकूमत आती है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्कुलर डेट। मैंने जब भी स्टोरी की इस पे, तो ये पता चला कि हमेशा पाकिस्तान में सर्कुलर डेट वो वाहिद चीज़ है जो मौजूद रहती है। आपने पे किया और 3 माह बाद फिर पता चला उतना ही है। ये क्यों होता है? ये रज़ी भाई और अनवर भाई ने ये बता दिया इन बिटवीन द लाइन कि कार्टल्स बने हुए हैं, सर्कुलर डेट इकट्ठा होगा, उनकी जेब में रकम जाएगी तो वो जिसने एक्शन करना है उसकी जेब में भी चली जाएगी। इसलिए सर्कुलर डेट के इशू को कभी भी रिजॉल्व नहीं होने दिया जाएगा, और ना ही गवर्नमेंट करेंगी। उसकी वजह ये सारा कमीशन का मामला है। और जहाँ तक आईपीपीज की, रज़ी भाई एक आपके और मेरे जानने वाले हैं जो आईपीपीज शेखुपुरा रोड पे एक रन कर रहे थे, एक सिंगल यूनिट पैदा नहीं था किया, और अरबों रुपया पेमेंट ले गए थे। नैब में केसेस हैं, उनसे बड़े, हमको देख लें, उनसे बड़े ताल्लुकात हैं। और आज भी जो है उन्होंने दरमियान में बड़े इधर उधर पलटे मारे, अभी भी वो अरेस्ट हुए, बाहर आ गए, और आजकल फिर फ्री फिर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इन कार्टल्स को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्सेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। इसलिए मैं बड़ा होपलेस हूँ। जैसे कहा गया कि इन एग्रीमेंट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। रेकॉर्डिक का मामला आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इनिशिएटिव लिया, नतीजा क्या निकला? $8 बिलियन ठुक गए, आपको ठुक गए। और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि आपको वही रेकॉर्डिक मजीद सस्ते दामों उसका एग्रीमेंट करना पड़ा। तो ये बड़ा सोच विचार के इसका कोई हल निकले। एक मैं अर्ज कर दूं, 9,775 अरब रुपया इस दफा हमने सूद की मद के अंदर देना। फिर कुरैशी साहब के ख्यालात सुनेंगे इसके ऊपर। अच्छा, इसमें से 85% पाकिस्तान के मुकामी बैंकों के पास जाना है। सर, मुकामी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है वो अस्करी बैंक, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आजकल अस्करी का नाम सुनते ही उछल के छत को लगती है, पहली समात पे स्टे दे देती है। हुकूमत क्या कहती है कि भाई आपने इतने 100 अरब रुपया, इतने 1000 अरब रुपया कमाना है, तो बैंक हमें 35 की बजाय 45% टैक्स दे, बगैर नोटिस के स्टे होता है। सर, ये होते हैं माफिया, और ये होती है उनकी प्रोटेक्शन। मैं आपको अगर आप इजाजत दीजिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि कैसे सिद्दीकी साहब को सुनिए, लंदन में उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, बात हम कर रहे थे जमात इस्लामी की। जी जी, मैंने कहा रिजवान रज़ी साहब को बता दें कि नसीम सिद्दीकी नाम है। सिद्दीकी साहब आपका क्या आप जी करवा दी करेक्शन। अच्छा, बात जब गौहर एजाज की बात हो रही थी ना, तो मुझे शेख रशीद का एक जुमला याद आ गया कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज अ फेस। तो इस मौके पे वो क्यों आए, उनको क्यों सामने लाया गया है, बहरहाल ये मामले डिस्कस करने वाले। बात ये हो रही है कि अगर जिस तरह अनवर रज़ा ने कहा, रज़ी साहब ने कहा, 1997 से जो मुआहदे हुए, कम अज़ कम उन मुआहदों को सामने लेके आए कि पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसके कौन कौन से एहलकार थे जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने ये मुआहदे किए। 2008 में फिर रिन्यू होते हैं, 2013 में फिर एक
बड़ी तादाद में सर्कुलर डेट जो है वो पे किया जाता है, फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में किसने इनको दोबारा से किया, ये कम से कम आवाम के सामने उन चेहरों को तो लाना चाहिए। हम प्लाटर्स की बात वसीम साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया कि ये मुआहदे करने वाले कौन थे, इनको सामने लाया जाए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।